तो भाई हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 13, 11 सीबीएसई आरबीएसई दोनों के लिए कंबाइंड लेक्चर है। चैप्टर चल रहा हमारा 3 ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम पढ़ा रहे थे 3.4 ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन यानी त्रिकोणमितीय समीकरण। इसके संदर्भ में हमने जो पढ़ा था, एक तो पढ़ा था अल्फा बीटा, प्रथम मुख्य हल फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और द्वितीय मुख्य हल सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इनके लिए कोई फॉर्मूला तो नहीं होता, तो हमने एक चार्ट बनाया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा, इसमें पाई प्लस थीटा और यहाँ 2 पाई माइनस थीटा। इससे आप अल्फा बीटा के सूत्र निकाल सकते हो। उनके सूत्र फिक्स नहीं है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। इसलिए क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले क्वाड्रेंट लिखना, ताकि आपको पता चले कहाँ अल्फा आएगा कहाँ बीटा आएगा। ये तो हो गया आपके मुख्य हल प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसके बाद आपके आया था व्यापक हल, जिसे आप क्या बोलते थे, जनरल सॉल्यूशन। क्या था वो, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो देन आपके थीटा का फॉर्मूला एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। यहाँ कोस थीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा। देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जिसमें हमने स्टार भी लगाया था कि उसमें प्लस माइनस दोनों आते हैं। और एक था टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। इसके हमने 3 नोट भी लिखे थे। अगर आपके साइन थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई, जबकि कोस थीटा में 0 होता है तो ये फिर से स्टार वाला। तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। और एक आपके टेन थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई। तो ये आपके 3.4 की टोटल थ्योरी थी हमारे पास। हमने फर्स्ट टू 4 क्वेश्चन कर लिए थे, डायरेक्ट वैल्यू दे रखी थी, और आपसे मुख्य हल भी मांगा था यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और आपसे व्यापक हल भी मांगा था। एक बात ध्यान दें, अगर आपके क्वेश्चन में उसने मुख्य और व्यापक हल नहीं पूछा और से बोला समीकरण सोल्व करो, सोल्व द इक्वेशन, तो आपको कौन सा सॉल्यूशन निकालना चाहिए, फिर आप व्यापक हल निकालते। क्योंकि ये जब हम एक चक्कर काटते हैं, n की वैल्यू 1 होती है तो ये आता है। तो जैसे आप व्यापक हल निकालते हो उसमें सारे आंसर आ जाते हैं। तो जब वो हमसे कुछ नहीं बोलता तो हम कौन सा हल निकाल के देते हैं उसको, व्यापक यानी जनरल सॉल्यूशन। या तो खुद बोल दे क्वेश्चन में कि मुख्य निकालो या व्यापक निकालो, यानी प्रिंसिपल या जनरल। अगर वो कुछ नहीं बोलता है क्वेश्चन में कौन सा निकालना है, तो आप कौन सा निकालोगे, जनरल सॉल्यूशन यानी कि व्यापक हल निकालोगे। तो मैंने 4 क्वेश्चन करा दिए थे। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो है cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, और ऊपर लिखा हुआ है सोल्व द इक्वेशन, समीकरण को हल करें। समीकरण को हल करोगे तो x की वैल्यू निकालनी है, और समीकरण को हल करने के 2 ही तरीके हैं, या तो मुख्य हल या व्यापक हल। उसने नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया तो कौन सा हल निकालोगे आप, व्यापक यानी जनरल सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, तो आप देखो, अगर आपको व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन चाहिए किसी इक्वेशन का, तो उसे फैक्टर फॉर्म में लाओ। या तो आपको वैल्यू दे रखी हो तो हम डायरेक्ट 1 2 3 4 क्वेश्चन की तरह कर देंगे। वैल्यू नहीं दे रखी तो आप इसको एक तरफ लेके आओ, फैक्टर फॉर्म में लेके आओ। जब फैक्टर हो जाएंगे यानी गुणनखंड, तो हम बारी बारी से जीरो लेंगे और इनके फॉर्मूले बना देंगे जो ये अपन ने पढ़े हैं। तो चलो, उसके लिए मुझे इसको इधर लाना पड़ेगा, cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। ये अभी एडिशन फॉर्म में, आपको लाना है फैक्टर फॉर्म यानी गुणनखंड रूप। तो ये फॉर्मूला बन रहा है cos c माइनस cos d। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, cos c माइनस cos d। तो कुत्ते कमीनों के बीच में माइनस आ गया यानी साइन आएंगे उधर। तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन d माइनस c बाई 2, स्पेशल वाला फॉर्मूला। अब ऐसा करने से इधर 2 आ गया, साइन 4x प्लस 2x बाई 2, इधर आ जाएगा साइन
2x माइनस 4x बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपके 2 साइन 4 और 2 6 बाई 2 3x, 4 और 2 6 बटा 2 यानी 3x। ऐसे आप यहाँ करोगे तो ये आएगा माइनस का x, माइनस का 2x बाई 2 तो माइनस का x, और ये 0। आपको बताया था मैंने सिर्फ कॉस और सेक में ही माइनस बाहर आके प्लस बनता है, बाकियों में नहीं बनता। तो आपको इस माइनस को बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये माइनस को बाहर निकालेगा, साइन 3x साइन x इज इक्वल टू 0, और ये माइनस आपका 0 में चल जाता है, तो 2 साइन 3x इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो आप 2 को भी भेज दो, दोनों ही तो कांस्टेंट हैं, तो आप कांस्टेंट नंबर को 0 में भेज सकते हो, तो 0 हो जाता है। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, इट मीन्स या तो यो 0 या यो 0 इन हाड़ होती, मीन्स यो 0। तो जो भी यो के चक्कर में पड़ेगा वो 0 हो जाएगा। तो आपको यदि, यानी इंग्लिश में क्या लिखोगे आप, इफ़, या तो आपके साइन 3x इज इक्वल टू 0 या साइन x इज इक्वल टू 0, ये 0 है। अब आप देखो ये हो गया, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है अपने लिए, ये वाला, साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर एन पाई, तो ये फॉर्मूला बन रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई। आप देखो थीटा की जगह कितना आ रहा है मेरे पास, 3x, और 0 आने पे आंसर क्या लिखते हैं अपन, एन पाई। तो थीटा की जगह मेरे पास 3x आ रहा था तो 3x लिख दिया, और 0 आने पे कितना आंसर होता है, एन पाई। मुझे 3x थोड़ी निकालना, मुझे तो क्या निकालना था, x। जब भी समीकरण आ जाए तो उसमें आने वाले चरों के मान यानी वेरिएबल्स के मान निकालने होते हैं, जो एक ही है x। तो मुझे x चाहिए, तो 3 को उधर ले जाके भाग दे दो, एन पाई बाई 3। तो ये आपका इसका व्यापकल आ गया, जनरल सॉल्यूशन। तो जैसे n के मान रखते जाओगे तो बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते रहेंगे एक के बाद एक। अब ऐसा ही इधर, तो इधर तो देखो डायरेक्ट ही फॉर्मूला बन गया ये, साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर एन पाई। थीटा की जगह कौन आ रहा है अपने पास, x आ रहा है, तो x बराबर एन पाई। तो आपको क्या समझ में आया, या क्या याद रखना है आपको, कि अगर आपको व्यापक हल निकालना है, जनरल सॉल्यूशन, अगर डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है तो 1 2 3 4 क्वेश्चनों की तरह करेंगे, अल्फा निकाल के डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे। या फिर अगर इक्वेशन दे रखी है तो उस इक्वेशन को क्या करो आप, गुणनखंड यानी फैक्टर करो। जब तक फैक्टर नहीं होंगे तब तक आप उन्हें अलग अलग नहीं कर पाओगे और ये फॉर्मूले नहीं लगेंगे। तो गुणनखंड यानी फैक्टर ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे, तो कीजिए नोट डाउन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये इक्वेशन है जिसको हमें हल करना है, यानी वही व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, कि इसने कोई हल नहीं मांगा हमसे। तो जब कोई हल नहीं मांगता तो हम क्या निकालते हैं, व्यापक यानी जनरल सॉल्यूशन। मुख्य यानी प्रिंसिपल के लिए वो स्पेशली कहेगा। अब देखो इसके लिए फैक्टर करने पड़ेंगे गुणनखंड, तो आपको इन दोनों में दिख रहा हो कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला, उससे 2x आएगा और 2x कॉमन आते ही आपके फैक्टर हो जाएंगे यानी गुणनखंड हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाओगे, जो क्या है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2 लगाओ। 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, 2 cos 2x इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 0। और ये कितना हो गया, cos 2x, इधर से 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपके फैक्टर हो गए। तो आप एक बार आगे वाले को लो, cos 2x, हिंदी में क्या लिखोगे, यदि इज इक्वल टू 0, या फिर आपका सेकंड फैक्टर 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इनकी वजह से 0 आ रहा है, या को इंग्लिश में बोलते हैं हम और। तो देखो यहाँ तो फॉर्मूला बन गया आपके, cos थीटा इज इक्वल टू 0,
तो देन थीटा इज इक्वल टू 2n+1 π/2, ये रहा। अब आपके थीटा की जगह कौन आ रहा है? थीटा की जगह आ रहा है 2x, तो थीटा की जगह तो 2x और 0 आने की वजह से 2n+1 π/2। क्लियर? तो आपको तो क्या चाहिए? x चाहिए, दो को इधर जाके भाग दे दो, तो x इज इक्वल टू 2n+1 और ये बाहर हो जाएगा π/4। डेट इज योर आंसर। ऐसे यहाँ करो तो यहाँ आपके आ गया cos x इज इक्वल टू 1/2, -1 होता जाके +1 हो गया और 2 का आपने डिवाइड कर दिया। अब ये तो ऊपर के 4 सवालों की तरह हो गए, लेकिन याद रखना हमें मुख्य हल की बात नहीं करनी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही, ओनली व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन। तो इधर तो cos x और उधर चाहिए होता है हमें cos अल्फा। क्या चाहिए होता है? तो आप इस अल्फा की कैलकुलेशन चाहे तो रफ में कर लें, लेकिन डायरेक्ट अल्फा लिखें। तो देखो आपका जो ये क्वेश्चन है, आप यहीं कहीं पे ब्रैकेट बना लें। इधर तो मेरा जगह नहीं है, रफ मेरे पास इधर है तो इधर कर देता हूँ। मेरे पास कोस की वैल्यू प्लस की है, और कोस प्लस का कहाँ कहाँ होता है? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ में। तो इसमें तो मिलेगा अल्फा और इसमें मिलेगा आपको बीटा, तो हमें तो अल्फा चाहिए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा बराबर कितना होता है? थीटा, यानी आप थीटा को डायरेक्ट लिख सकते हो। तो कोस में हाफ वैल्यू 1/2 वैल्यू किसकी होती है? 60 डिग्री, 60 डिग्री, जिसको रेडियन में कितना लिखते हो आप? π/3। आई बात समझ में? अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट होता तो फिर मैं डायरेक्ट थीटा नहीं लिखता, फिर π-θ लिखता। और ये थर्ड में होता तो मैं डायरेक्ट क्या लिखता हूँ? π+θ लिखता। फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए अल्फा बराबर थीटा, तो मैंने डायरेक्ट थीटा की वैल्यू लिख दी टेबल से देख के। अब इसके बाद आपका ये फॉर्मूला बन गया, कौन सा? cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। तो देन थीटा इज इक्वल टू 2n π ± अल्फा। तो आपके थीटा की जगह तो आ रहा है x, 2n π प्लस माइनस, और अल्फा की जगह कौन आ रहा है? π/3। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपको अल्फा निकालने की कैलकुलेशन रफ में करनी पड़ेगी और वहाँ डायरेक्ट ही आपको अल्फा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कीजिए नोट डाउन, आपके आंसर आ गए। तो भाई हमारे पास नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, sin 2x + cos x = 0। अब देखो, अब फॉर्मूला मत बना देना। अगर आप बेवकूफ़ हो गए तो आप फॉर्मूला बना दोगे sin c + cos d का, ये फॉर्मूला होता ही नहीं है। याद हो ना, सी और डी में इधर साइन है तो उधर भी साइन होना चाहिए, sin c + sin d या फिर sin c - sin d। cos के लिए भी ऐसा ही है, cos c + cos d हो या फिर cos c - cos d, दोनों का सेम होना जरूरी है, तब तो फॉर्मूला बनेगा, अदरवाइज फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो जो बच्चे होते हैं ना होशियार, जिनमें कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है, वो तो इसका भी फॉर्मूला बना देते हैं, फिर बाद में रोते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपका लिमिटेशन है, फॉर्मूले वही लगाने हैं, कोई नया नहीं बनाना। और अभी आप इतने बड़े साइंटिस्ट नहीं बने कि नए नए फॉर्मूले की खोज कर दे। तो चलो, तो फिर क्या करें? तो जब आप गलत रास्ते पे नहीं जाओगे तो ही सही रास्ता पकड़ोगे, तो उससे तो काम नहीं हुआ और हमें फैक्टर और करने। तो आपको sin 2a का फॉर्मूला याद है, 2 sin a cos a, तो लगा दो 2 sin x cos x प्लस cos x = 0। क्या किया मैंने यहाँ पे? sin 2a का फॉर्मूला लगा दिया, 2 sin a cos a। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से? cos x कॉमन आ रहा है, तो आप दोनों में से cos x को कॉमन ले लो। 2 sin x + 1 = 0 हो गया आपके फैक्टर गुणनखंड। बारी बारी से 0 लोगे। यदि, यानी इफ cos x = 0, या इंग्लिश में बोले तो और 2 sin x + 1 = 0। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, cos थीटा बराबर 0। तो यहाँ तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दोगे, cos थीटा = 0, तो थीटा = 2n+1 और ब्रैकेट के बाहर π/2। तो आपके x आ गया और ये आ गया 2n+1 π/2।
ये लो भाई, एक आंसर तो आ गया। उधर चलो, तो इधर आपके साइन एक्स का मान आ रहा है, कितना आ रहा है, -1/2। तो ये साइन एक्स, तो उधर आपकी क्या आएगा, साइन अल्फा आएगा, डायरेक्ट थीटा मत लिख देना, उसके लिए वापस रफ में आना पड़ेगा आपको। ये तो पिछले क्वेश्चन के लिए था, अब इस क्वेश्चन के लिए साइन की वैल्यू माइनस में है। कौन कौन से क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होता है, एक तो होता है थर्ड में और एक होता है फोर्थ में। फर्स्ट और सेकंड में तो साइन किसका होता है, प्लस का, तो साइन की वैल्यू क्या है, माइनस। तो साइन देख के हम क्वाड्रेंट पहचानते हो, क्वाड्रेंट से हमें अल्फा बीटा मिलते हैं, तो पहले क्वाड्रेंट पहचानो। तो मैंने साइन देखा, तो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होता है, तो आपके थर्ड और फोर्थ आएगा। तो आपका अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में आया, थर्ड में। और थर्ड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला कितना होता है, पाई प्लस थीटा। तो इस पाई प्लस थीटा के कारण आपके माइनस आ रहा है, तो ये माइनस का रोल तो हो गया। अब आपको क्या चाहिए, थीटा। थीटा ओनली वैल्यू से आएगा, तो वैल्यू कितनी है, हाफ, 1/2 मान है, जो किसका होता है साइन में, 30 डिग्री का, 30 यानी पाई/6। तो ये पाई और ये कितना हो गया, पाई/6। तो आपका फॉर्मूला कौन सा लगाना है, पाई प्लस थीटा लगाना है इधर। तो ये पाई प्लस थीटा, और थीटा के लिए हम कौन सी वैल्यू देखते हैं, प्लस की वैल्यू, फिर हम माइनस को भूल जाते हैं। भाई क्वाड्रेंट आ ही गया, इसकी वजह से आ रहा है माइनस, थीटा की वजह से माइनस नहीं आ रहा। तो अब आपको हाफ वैल्यू देखनी है, तो साइन में हाफ वैल्यू किसकी होती है, 30 डिग्री की, 30 डिग्री, जिसे रेडियन में कितना बोलते हैं हम, पाई/6। सोल्व कर लो, एलसीएम लो भाई इसका, तो ये हो गया साइन 7 पाई/6। तो ये हो गया साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, अल्फा अब आपके आ गया 7 पाई/6। तो जब भी आपके ये आ जाए तो आपको पहले अल्फा का पता करना कौन से क्वाड्रेंट में, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले को यहाँ लगाना है। तो आप में से 99% बच्चे जो गलती करते हैं वो यही होती है, जब ऐसे माइनस की वैल्यू आ जाती है वो डायरेक्ट थीटा लिख देते हैं पाई/6 और आंसर लिख के आ जाते हैं, डायरेक्ट थीटा नहीं आएगा, वो आपका डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पे। अब फॉर्मूला लगाओ, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। तो ये हो गया आपके पास, थीटा की जगह तो आ गया x, n पाई प्लस -1 की पावर अल्फा, और ये n, और अल्फा की वैल्यू 7 पाई/6। बस आपको थीटा की वैल्यू उधर अल्फा की वैल्यू रखनी होती है। तो थीटा की जगह आ रहा है x, अल्फा की जगह आ रहा है 7 पाई/6, आपका आंसर आ गया। कीजिए नोट डाउन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी आपको फैक्टर करना है, लेकिन इसमें कोई फॉर्मूला तो दिख ही नहीं रहा फैक्टर लाइक, लेकिन आपको 10th का एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, सेक स्क्वायर थीटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो इसको आप लिख दोगे 1 + 10 स्क्वायर 2x, और ये हो गया 1 - 10 2x। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, 10th क्लास का, आपको याद हो तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो मैंने सेक स्क्वायर को लिख दिया 1 + 10 स्क्वायर। ऐसा करने से क्या हुआ, आपका इस 1 से ये 1 कैंसिल, दोनों प्लस के 1 है, इक्वल में जो चीज़ सेम होती है वो कट जाती है। -10 2x को इधर ले आओ, तो 10 स्क्वायर 2x प्लस 10 2x इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें से कॉमन लो 10 2x, तो 10 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गए गुणनखंड। तो बस गुणनखंड करने के तरीके आपके चेंज होते रहेंगे, नीचे का प्रोसेस सेम है। वापस वही, यदि इफ 10 2x इज इक्वल टू 0, या यानी और 10 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, 10 थीटा इज इक्वल टू 0, देन तो थीटा इज इक्वल टू n पाई। थीटा की जगह तो आ गया 2x, और 0 की वजह से क्या आएगा, n पाई। आपको तो x चाहिए, तो x इज इक्वल टू n पाई/2। इधर आओ, तो इधर आ गया 10 2x इज इक्वल टू -1। आपको इधर क्या चाहिए, 10 थीटा की जगह तो 2x, और उधर चाहिए 10 अल्फा, क्या चाहिए, अल्फा, डायरेक्ट थीटा मत लिख देना।
और अल्फ़ा निकालने के लिए आपको पहले क्वाड्रेंट चाहिए, तो अब इस क्वेश्चन के लिए हम क्वाड्रेंट लिखेंगे। तो 10 का माइनस में है। कौन कौन से क्वाड्रेंट में 10 माइनस का होता है? एक तो सेकंड और एक फोर्थ। फर्स्ट और सेकंड में तो 10 प्लस का होता है, तो माइनस का कहाँ हुआ? सेकंड में और फोर्थ में, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ में। अल्फ़ा किस में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। फॉर्मूला क्या होता है उसका? पाई माइनस थीटा होता है फॉर्मूला। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा पाई माइनस, इसकी वजह से आपके माइनस आ रहा है, क्वाड्रेंट की वजह से। थीटा के लिए हम ओनली प्लस की वैल्यू लेते हैं 1, तो 1 वैल्यू किसकी होती है 10 में? 45, पाई बाय 4 की, तो ये पाई बाय 4। सोल्व करके लिखो 10 2x, एलसीएम लूँगा तो 10 3 पाई बाय 4, एलसीएम लेने के बाद अब आपका फॉर्मूला बन चुका है। 10 थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा, तो देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फ़ा। थीटा की जगह तो कौन आ रहा है? 2x, एन पाई प्लस अल्फ़ा की जगह 3 पाई बाय 4। मुझे क्या निकालना है? x, तो 2 का डिवाइड करो, तो x इज इक्वल टू एन पाई बाय 2, इसमें भी होगा और उसमें भी होगा, 3 पाई बाय 8। दोनों में मैंने 2 का डिवाइड कर दिया, तो हमारा ये आंसर आ गया जो इस क्वेश्चन का आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ जब कोई वैल्यू आ जाएगी तो वैल्यू से क्या देखोगे आप? क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट से अल्फ़ा का फॉर्मूला पता करोगे और उस फॉर्मूले को लगाओगे, तब जाके आपके अल्फ़ा लिखाए में आएगा, तो ही आपका आंसर सही आएगा। कीजिए नोट डाउन। तो भाई ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। थोड़े से फैक्टर अच्छे आएंगे इसमें। कैसे? कि एक तो 3 टर्म्स है एडिशन फॉर्म में, यानी योज्य रूप में। तो आपके जब फैक्टर वाले फॉर्म लगाते हो आप CD वाले, उसके लिए 2 ही टर्म चाहिए। अगर मैं इन आगे वाले दोनों टर्मों पे मैं CD वाला फॉर्मूला लगा दूंगा तो मेरे कॉमन नहीं आएगा, और कॉमन नहीं आएगा तो मेरे फैक्टर नहीं होंगे। इस वजह से मैं इसके साथ इसको लूँगा, ताकि जब मैं 2 का डिवाइड करूँगा जोड़ के ऐड करके, तो 3x कॉमन आ जाएगा। तो उसके लिए मुझे इसके साथ क्या लेना चाहिए? 5x। ये मुझे फैक्टर नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने पीछे छोड़ दिया। और फॉर्मूला लग जाएगा आगे के दोनों में, साइन C प्लस साइन D, 2 साइन C प्लस D बाय 2, साइन C माइनस D बाय 2। तो ये हो गया आपके पास 2 साइन C प्लस D बाय 2 और साइन C माइनस D बाय 2, और ये आपके आ गया साइन है ना, तो यहाँ पीछे कोस आएगा। साइन वाले फॉर्मूले में कोस आता है भाई, और ये प्लस का साइन 3x इज इक्वल टू 0। करो सोल्व। तो ये 2 साइन 3x कोस माइनस का 4x बाय 2, तो माइनस का 2x और साइन 3x। पहले तो इस माइनस को बाहर निकालो, तो कोस में तो माइनस बाहर आके प्लस बन जाता है। तो ये हो गया 2 साइन 3x कॉस 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहाँ आपके क्या यूज़ किया मैंने? कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। कोस और सेक में माइनस बाहर आके प्लस बन जाता है। अब दोनों में से कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है? साइन 3x। क्या बचा इधर से? 2 कॉस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हो गए फैक्टर। इसके बाद सेम प्रोसेस, यदि इफ साइन 3x इज इक्वल टू 0, तो ये तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई। थीटा की जगह कौन आ रहा है? 3x, और 0 की वजह से एन पाई। आपको x चाहिए तो एन पाई बाय 3 का उधर ले जाके डिवाइड कर दो। यदि, या तो यदि तो हो ही गया, यानी और 2 cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सॉरी प्लस 1 है, मेरे सोचा माइनस कहाँ से आ गया, पूरे क्वेश्चन में माइनस नहीं, प्लस 1 चल रहा है। तो आपके ये cos 2x इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 1/2। तो इधर आपके cos थीटा चल रहा है, तो उधर आपके cos अल्फा आना चाहिए,
और अल्फ़ा में से डायरेक्ट नहीं लिख सकते, पहले उसके थोड़े से रफ में कुचलडे करने पड़ते हैं। हमें करेंगे भाई रफ में कुचलडे। तो देखो कोस माइनस का है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में कोस माइनस का होता है? सेकंड और थर्ड। फर्स्ट और फोर्थ में तो प्लस का होता है, तो सेकंड और थर्ड में क्या होगा? माइनस का। सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो अल्फा किस में आया? सेकंड क्वाड्रेंट। फॉर्मूला पाई माइनस थीटा, तो ये पाई माइनस थीटा। तो कोस में हाफ वैल्यू किसकी होती है? तो कोस में हाफ वैल्यू होती है 60 डिग्री की, 60 डिग्री। जिसे आप रेडियन में कितना लिखते हो? पाई बाय 3। लो एलसीएम, cos 2x cos 2 पाई बाय 3 एलसीएम लेने के बाद अब आप अपना फॉर्मूला लगा सकते हो। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो थीटा की जगह तो आ गया 2x 2n पाई प्लस माइनस, और अल्फा की जगह 2 पाई बाय 3। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा। अब मेरे पास यहाँ ज़्यादा जगह तो नहीं बची, तो मैं इसका आंसर कहाँ लिख दूँ? इधर लिख देता हूँ ऊपर मिटार के। इस साइड वाला, बैक साइड वाला। इसके बाद का आंसर या फिर वहीं लिख दूँ? चलो मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट करके लिखता हूँ, देख लीजिएगा आप। 2 का डिवाइड कर दो, तो जैसे मैं इधर 2 का डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा? n पाई, और इसमें 2 का डिवाइड होगा तो पाई बाय 3। तो ये आपका आंसर आ गया x बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। आप चाहें तो 2 कॉमन लेके भी काट सकते हैं, वो भी सही है, या 2 का उधर डिवाइड कर दें। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.4 फिनिश हुई। कल वाले लेक्चर में हम 3.1 कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। और आप तब तक एग्जाम्पल कर लें और मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप पे मेरे को बता दें कि आपको कौन कौन से एग्जाम्पल कराने हैं। आपके पास मेरे नंबर तो होंगे ही, नहीं है तो आप नोट कर लीजिए। 916666, 5 बार 6। केमिस्ट्री में बोलते हैं इसे पेंटा 6। और पीछे 15 अगस्त 158। ये मेरे नंबर हैं जिस पे आप मुझे कॉल करके यानी मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और बता सकते हैं कौन से एग्जाम्पल कराने हैं, या मुझे जो आपको अभी तक वीडियो दी है मैंने उनमें कमेंट कर दें, ताकि जो मैं वीडियो बनाऊंगा एग्जाम्पल्स की उसमें वो एग्जाम्पल कवर करें। देखो सारे एग्जाम्पल कराना तो पॉसिबल है नहीं। जब मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज एक ही क्वेश्चन कराया है तो उम्मीद करता हूँ कि 100% में से आप 70% एग्जाम्पल तो खुद कर लोगे। तो मेरे को 30% बताने हैं, तो आप बेटर बता दोगे तो मैं वही 30% क्वेश्चन करा दूँगा आपको। तो आज के लिए इतना ही।